हम सभी ना दिन भर में न जाने कितनी ही बार दो शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो दो शब्द हैं मैं और मेरा। बिल्कुल। जरा इस पर गौर करें। सुबह आंख खुलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? मेरा फोन कहाँ है, मुझे मेरी कॉफी चाहिए, या आज मेरा बहुत अहम प्रेजेंटेशन है। हाँ, या फिर मेरी EMI कटने वाली है और मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। एकदम सही। मेरा शरीर थक गया है। हम लगातार हर चीज पर अपना लेबल लगाते रहते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है, जो अध्ययन सामग्री है, जिसका शीर्षक है मैं और मेरा, एक चिंतन, वो एक ऐसा सवाल उठाती है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। अच्छा, वो क्या? सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ मेरा है तो फिर असल में मैं कौन हूँ? मतलब जो इस मेरे का दावा कर रहा है वो मैं आखिर है कहाँ? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का, या कहें इस डीप डाइव का मिशन किसी आध्यात्मिक प्रवचन को सुनना नहीं है, बल्कि अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करना है। और ये वाकई एक बहुत ही गहरा और हमारे पूरे वजूद को हिला देने वाला विरोधाभास है। और यहाँ जो बात सबसे पहले समझने वाली है ना, वो भाषा और तर्क के बिल्कुल बुनियादी स्तर पर है। वो कैसे? देखिए, जब हम किसी भी चीज को मेरा कहते हैं तो इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यही होता है कि हम उस चीज से अलग हैं। मतलब अलग कैसे? जैसे जब कोई कहता है मेरा घर, तो इसका मतलब है कि घर एक अलग भौतिक संरचना है और उसे अपना कहने वाला इंसान एक अलग सत्ता है ना? कोई भी इंसान खुद घर तो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। मैं घर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो घर में रहता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जब हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा हाथ या मेरा दिमाग, तो तर्क के हिसाब से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हो सकता। मैं वो है जो इस शरीर नाम की मशीन का उपयोग कर रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि हम अक्सर खुद को अपनी सफलताओं से, अपने शरीर की बनावट या अपनी संपत्तियों से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। और हम इस चर्चा में इतनी गहराई तक इसलिए गह रहे हैं क्योंकि ये केवल कोई दार्शनिक बहस या किताबी थ्योरी नहीं है। आज की दुनिया में जहां हमारा फोकस हर पल बट रहा है, ये जानकारी हमारे बेकाबू मन और हमारी आदतों पर वापस नियंत्रण पाने की चाबी है। एकदम सही कहा। हम अक्सर अपने ही विचारों से हार जाते हैं ना, तो उस नियंत्रण को वापस कैसे पाया जाए, ये सब इसी मैं और मेरे के अंतर को समझने में छुपा है। हाँ, क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम का असली एडमिनिस्ट्रेटर अपनी सही पहचान को नहीं समझेगा, तब तक सिस्टम में गड़बड़ी तो होगी, जिसे हम मानसिक तनाव कहते हैं। तो चलिए हमारी सामग्री में दी गई एक बहुत ही शानदार एनालॉजी पर बात करते हैं। मतलब वो गाड़ी वाला उदाहरण ये चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है। हाँ, वो गाड़ी वाला उदाहरण बहुत सटीक है। मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है। जब मैं कहता हूँ कि ये मेरी गाड़ी है, तो सड़क पर चलते समय मेरा उस गाड़ी पर पूरा नियंत्रण होता है। मुझे पता है कि कब एक्सेलरेटर दबाना है, कब ब्रेक लगाना है, बिल्कुल, और कब उसे गैरेज में पार्क करके चाबी निकाल लेनी है। सही बात है, क्योंकि मैं उस गाड़ी का मालिक हूँ। लेकिन क्या हम सड़क पर चल रही किसी अजनबी की गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारी नहीं है। जिस चीज पर हमारा मालिकाना हक होता है, उस पर हमारा पूरा नियंत्रण भी होता है। ओनरशिप का ये एक बहुत ही बुनियादी नियम है। जो मेरा है वो मेरे इशारों पर चलना चाहिए। लेकिन रुकिए, यहीं पर तो सबसे बड़ा झोल है। और हमारी आज की सामग्री हमें एक बहुत ही तीखे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और वो सवाल क्या है? अगर मैं कहता हूँ कि मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरे संस्कार मेरे हैं, तो मेरा उन पर नियंत्रण क्यों नहीं है? मतलब हम दिन में कितनी बार कहते हैं कि आज मेरा मन काम में नहीं लग रहा, या मेरा मन बहुत भटक रहा है। हाँ, या फिर मुझे ओवरथिंकिंग रोकनी है लेकिन दिमाग शांति नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। अगर मन मेरा है, अगर मैं उसका मालिक हूं, तो वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि मेरी ही गाड़ी मुझे सड़क से नीचे खाई की तरफ ले जा रही है और मैं स्टीयरिंग व्हील पकड़कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। यही वो बिंदु है जहां हमें रुककर पूरी स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। तो सामग्री इस बारे में क्या कहती है? हमारी सामग्री के अनुसार ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सिस्टम एरर है। और ये एरर इसलिए आया है क्योंकि हम असली मालिक की पहचान ही भूल गए हैं। मतलब मालिक ही भूल गया कि वो मालिक है। हाँ,
हमारा नियंत्रण इसलिए खो गया है क्योंकि जो असल में नियंत्रण करने वाला है, यानी जो असली मैं है, वो या तो गहरी नींद में सो गया है या एक बहुत बड़े भ्रम का शिकार हो गया है। अरे बाप रे। इसे ऐसे समझें कि जब किसी कंपनी का असली मालिक अपनी कुर्सी छोड़ देता है या भूल जाता है कि वो मालिक है, तो जो कर्मचारी होते हैं वो अपने मनमाने ढंग से काम करने लगते हैं। हमारा मन और बुद्धि केवल उपकरण है। तो मालिक के भ्रमित होने के कारण वे पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। तो फिर ये असली मैं है क्या? जो नोट्स हमने पढ़े हैं उसमें इस असली मैं का जो वर्णन किया गया है वो बेहद चौंकाने वाला है। वाकई चौंकाने वाला है। हम इंसान आम तौर पर सोचते हैं कि हम ये हाड़ मांस का शरीर हैं, हमारा एक वजन है, हम जगह घेरते हैं। बिल्कुल, हम खुद को फिजिकल मानते हैं। हाँ, लेकिन हमारी सामग्री ये दावा करती है कि असली मैं, जिसे आत्मा कहा जाता है, वो कोई भौतिक चीज है ही नहीं जिसे छुआ जा सके। ये एक चेतन शक्ति है, जिसे हम कॉन्शियस एनर्जी कह सकते हैं। और इसके आकार के बारे में जो बात सामने आई है ना, वो तो आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी बहुत दिलचस्प है। एकदम। नोट्स कहते हैं कि अगर हम एक सुई की नोक लें तो उस पर भी कई सारी आत्माएं एक साथ बैठ सकती हैं। बहुत ही सूक्ष्म। हाँ, या फिर अगर हम कागज पर पेन से एक छोटा सा बिंदु बनाएं तो आत्मा उस बिंदु से भी कई गुना ज्यादा सूक्ष्म है। आजकल हम हर जगह नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन इस स्रोत के अनुसार असली मैं विज्ञान के उस नैनो पार्टिकल से भी सूक्ष्म है। मतलब एक ज्योति बिंदु, एक प्रकाश का बिंदु। हाँ, लेकिन यार यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? अगर असली मैं इतना सूक्ष्म है, विज्ञान के नैनो पार्टिकल से भी छोटा, तो ये इतने बड़े 6 फुट के शरीर और इतने जटिल दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है? क्या हम इसे एक विशाल सुपर कंप्यूटर को चलाने वाली एक अति सूक्ष्म माइक्रोचिप की तरह समझ सकते हैं? ये माइक्रोचिप वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। देखिए, आकार में छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें शक्ति नहीं है। सही बात है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह अति सूक्ष्म प्रकाश का बिंदु कोई जड़ या बीजान वस्तु नहीं है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली चेतन सत्ता है जिसमें पूरे सिस्टम को चलाने की प्रोग्रामिंग फीड है। अच्छा, तो वो प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है? हमारी सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि इस आत्मा रूपी सॉफ्टवेयर की 3 मुख्य शक्तियां हैं जिनके माध्यम से यह पूरा मानवीय खेल चलता है। पहली शक्ति है मन। ओहो, मन, जिसे हम अक्सर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठते हैं, खासकर तब जब रात को नींद नहीं आ रही होती और मन कल की मीटिंग के बारे में सोच रहा होता है। हाँ, हम अक्सर मन को दोष देते हैं, लेकिन मन का मूल काम बहुत ही सरल और सीधा है। मन का काम केवल सोचना और संकल्प उत्पन्न करना है। मतलब उसका काम ही सोचना है? बिल्कुल। सामग्री में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जैसे नदी का काम निरंतर बहना है, सूरज का काम रोशनी देना है, वैसे ही मन का काम निरंतर विचार उत्पन्न करना है। वो विचार करना बंद नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब अगर मन में लगातार विचार आ रहे हैं तो वो अपना काम सही कर रहा है, वो कोई खराबी नहीं है? बिल्कुल नहीं। मन एक फैक्ट्री की तरह है जो कच्चा माल बना रही है। अब मन ने तो 1 सेकंड में दर्जनों विचार उत्पन्न कर दिए। कुछ बहुत अच्छे, कुछ बुरे, कुछ रचनात्मक और कुछ बहुत डरावने भी। हाँ, और यहीं पर आत्मा की दूसरी और बहुत अहम शक्ति काम में आती है जिसे कहते हैं बुद्धि। बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। इसका क्या काम है? बुद्धि का काम है विश्लेषण करना और निर्णय लेना। उन अनगिनत विचारों में से कौन सा विचार हमारे लिए सही है, किस पर अमल करना है और किसे खारिज करना है, ये बुद्धि तय करती है। एक फिल्टर या एक जज की तरह। ये सुनने में तो एक परफेक्ट सिस्टम लगता है। मतलब मन ने आइडिया दिया और बुद्धि ने उसे फिल्टर कर दिया। बिल्कुल, लेकिन व्यावहारिक जीवन में मेरी बुद्धि जानती है कि रात के 2 बजे जंक फूड खाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना गलत है। फिर भी मैं ऐसा कर लेता हूँ। क्या यहाँ बुद्धि का फिल्टर खराब हो गया है या सिस्टम टूट कहाँ रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर तीसरी शक्ति मैदान में आती है जो इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है, हमारे संस्कार। संस्कार मतलब हमारे रिजॉल्व्स या आदतें? हाँ, जब बुद्धि किसी विचार को पास कर देती है और शरीर की कर्मेंद्रियों को उसे करने का आदेश देती है तो हम एक कर्म करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म की एक सूक्ष्म छाप हमारी आत्मा पर पड़ जाती है। अच्छा, एक इम्प्रेशन बन जाता है। बिल्कुल। और जब हम उसी कर्म को बार बार दोहराते हैं, जैसे रोज रात को जंक फूड खाना,
तो वो छाप बहुत गहरी हो जाती है। इसे ही संस्कार कहते हैं। तो फिर ये संस्कार काम कैसे करते हैं? जब कोई संस्कार पक्का हो जाता है ना, तो वो बुद्धि के फिल्टर को बाईपास करके सीधा मन पर हावी हो जाता है। तो मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है और संस्कार हमें कर्म करने की आदत डालते हैं। बाप रे, ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब मन विचार लाता है, बुद्धि फैसला करती है और संस्कार आदत बनाते हैं। ये एक परफेक्ट लूप है। हाँ, ये तीनों इसी असली मैं की ही शक्तियां हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आत्मा स्वभाव से इतनी शुद्ध है, इतनी शक्तिशाली और एक अति सूक्ष्म प्रकाश का बिंदु है, और इसका इंटरनल सिस्टम इतना लॉजिकल है, तो फिर ये सब रायता फैला कैसे? मतलब आप पूछ रहे हैं कि गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? हाँ, हमारे अंदर ये ईर्ष्या, क्रोध, असुरक्षा की भावना, या वो जो ऑफिस पॉलिटिक्स वाला बग है, वो कहाँ से आ गया सिस्टम में? इस सवाल का जवाब हमारी सामग्री हमें इतिहास और मनोविज्ञान के एक बहुत ही अनूठे मिश्रण के जरिए देती है। नोट्स में एक सृष्टि रूपी नाटक का जिक्र है। सृष्टि रूपी नाटक यानी वर्ल्ड ड्रामा। हाँ, या ये बताता है कि जब इंसान या आत्मा इस दुनिया के रंगमंच पर अपना हिस्सा निभाने आई थी, तब शुरुआती समय में, जिसे प्राचीन ग्रंथों में सतयुग और त्रेता युग कहा गया है, आत्मा पूरी तरह से अपने आत्मभान में थी। आत्मभान मतलब सोल कॉन्शियसनेस। बिल्कुल। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि मैं एक चेतन शक्ति, एक आत्मा हूँ, और ये शरीर सिर्फ मेरा एक वाहन या साधन है। मतलब तब सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर को पता था कि वो मालिक है और उसे अपना पासवर्ड याद था। बिल्कुल सही पकड़े हैं। लेकिन समय बीतने के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जैसे जैसे युग बदले, द्वापर युग और कलयुग का समय आया, एक ऐतिहासिक भूल हो गई। वो भूल क्या थी? आत्मा ने खुद को इस विनाशी देह, इस शरीर के रूप में ही देखना और समझना शुरू कर दिया। उसने मान लिया कि मैं ये शरीर ही हूँ। हमारी सामग्री इसे देहभान कहती है, शरीर का अहंकार। हाँ, और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूल बन गई। तो क्या हम इसे एक कंप्यूटर वायरस की तरह समझ सकते हैं? जैसे सिस्टम में एक ऐसा वायरस आ जाए जो हमारी आइडेंटिटी को ही करप्ट कर दे और हमें ये विश्वास दिला दे कि हम हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर नहीं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। और इस गलत पहचान वाले वायरस ने हमारे अंदर एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। चेन रिएक्शन कैसे? जरा इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझिए। आत्मा अविनाशी है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन शरीर विनाशी है, उसकी एक एक्सपायरी डेट है। शरीर तो 5 तत्वों से बना है। बिल्कुल। अब सोचने वाली बात है कि जब एक अविनाशी सत्ता ने खुद को एक ऐसा शरीर मान लिया जो कभी भी खत्म हो सकता है, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या पैदा होगा? डर, बहुत गहरा डर, क्योंकि उसे लगने लगेगा कि जैसे ही ये शरीर मरेगा, मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। जहां एक्सपायरी डेट है, वहां डर का होना स्वाभाविक है। असुरक्षा की ये भावना हमारे अंदर गहराई तक बैठ गई। चीजों का सहारा लेना शुरू कर दिया। हमने पैसा, पावर और पद इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे लोभ पैदा हुआ। अरे हाँ, मतलब ग्रीड आ गई। इतना ही नहीं, शरीर को पहचान मानने के कारण हमने इंसानों के बीच भेदभाव शुरू कर दिया। हम खुद को काला, गोरा, अमीर, गरीब मानने लगे। और यहीं से अहंकार आ गया। बिल्कुल। जो शारीरिक रूप से सुंदर है या जिसके पास ज्यादा पैसा है, उसमें अहंकार आने लगा। जो गरीब है, उसमें हीन भावना आने लगी। इसी शारीरिक आकर्षण और अहंकार से काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों ने जन्म लिया। मतलब हमारी सारी समस्याएं, चाहे वो ईर्ष्या हो, होड़ हो या लालच हो, ये सब इसी बात से पैदा हुई कि हमने खुद को शरीर मान लिया। एकदम सही। जब हमारी भौतिक इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी असली पहचान, उस शांत ज्योति बिंदु को भुला दिया। हम आज गुस्से का इलाज बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असल बीमारी तो ये गलत पहचान है। ये वाकई में बहुत गहरी बात है। हम हमेशा लक्षणों का इलाज करते रहते हैं, जबकि बीमारी की जड़ हमारी अपनी पहचान का संकट है। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और व्यवहारिक बनाते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये तो बात हुई कि गड़बड़ी कहाँ से शुरू हुई। अब हमारी सामग्री के उस हिस्से की तरफ मुड़ते हैं जो ये डिकोड करता है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं। ये आदतों का विज्ञान कैसे काम करता है। आदतों या संस्कारों का निर्माण ना कोई जादू नहीं है। ये एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, प्रक्रिया हमेशा मन से शुरू होती है। मन में विचार आता है। हाँ, मन में विचार आया, फिर बुद्धि ने उस पर निर्णय लिया और फिर हम वो कर्म करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म की एक गहरी छाप हमारी आत्मा पर पड़ जाती है। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं वो हवा में गायब नहीं होता, उसका एक रिकॉर्ड बन रहा है। बिल्कुल, और जब वही कर्म बार बार दोहराया जाता है तो वो छाप गहरी और पक्की होती जाती है। यही पक्की छाप संस्कार कहलाती है। समझ गया। और एक बार जब संस्कार बन जाता है ना, तो वो एक ऑटो पायलट की तरह काम करने लगता है। वो वापस हमारे मन को प्रभावित करता है और बिना बुद्धि की ज्यादा मेहनत के हमसे कर्म करवाता है। यहाँ मुझे नोट्स में दिया गया सुबह जल्दी उठने वाले इंसान का वो सटीक उदाहरण याद आ रहा है। ये बहुत ही रिलेटेबल है। हाँ, वो सुबह 5 बजे उठने वाला उदाहरण। एग्जैक्टली। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे सालों से सुबह 5 बजे उठने की आदत है। अब उसके अंदर ये सिस्टम कैसे काम करता है? जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, उसके मन में अपने आप उठने का विचार आता है। बुद्धि तुरंत उस विचार को स्वीकार करती है क्योंकि उसे इसकी आदत है, और शरीर बिना किसी संघर्ष के, बिना अलार्म को बार बार स्नूज किए उठ जाता है। वो व्यक्ति अक्सर कहता है ना, पता नहीं कैसे पर मेरी नींद अपने आप खुल जाती है। हाँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जल्दी उठने का एक बहुत ही पक्का और सकारात्मक संस्कार बन चुका है। अब वो संस्कार ही उसके विचारों को जन्म दे रहा है। तो अगर हम इसी विज्ञान को अपनी बुरी आदतों पर लागू करें तो ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए किसी को बहुत जल्दी गुस्सा करने की या चिल्लाने की आदत है। वो अक्सर अपनी सफाई में कहता है, मैं क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरा नेचर ही ऐसा है। हम अक्सर अपनी बुरी आदतों के लिए अपने संस्कारों को ऐसे दोष देते हैं जैसे वे कहीं बाहर से आए हों। बिल्कुल, लोग अक्सर ऐसा ही कहते हैं। जबकि असल में हम ये भूल गए हैं कि उस संस्कार को आसमान से किसी ने नहीं भेजा है। हमने ही क्रोध वाले विचारों को बार बार मंजूरी दी है, हमने ही चिल्लाने वाले कर्म को बार बार किया है, और तब जाकर वो संस्कार बना है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे सशक्त पहलू है। हम इंसान खुद को अपनी ही आदतों के सामने लाचार मान लेते हैं। हम कहते हैं मेरे संस्कार मुझे चला रहे हैं। हाँ, विक्टिम बन जाते हैं। बिल्कुल, जबकि असलियत ये है कि हमारी आत्मा ने स्वयं उन संस्कारों का निर्माण किया है। और तर्क बहुत सीधा है। अगर आत्मा ने अपने ही कर्मों से उन संस्कारों को बनाया है तो वो नए और बेहतर कर्म करके उन्हें बदल भी सकती है। मतलब हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं, उनके रचयिता हैं। एकदम सही। ये वाकई बहुत एम्पावरिंग है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि समस्या क्या है, ये कैसे काम करती है और आदतों का लूप कैसे चलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल। हाँ, बताइए। ज्ञान तो हमें मिल गया, लेकिन मंडे मॉर्निंग को जब हम ऑफिस जाएं या जब जिंदगी की मुश्किलें सामने आए, तो इस जानकारी का हम प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें, इस थ्योरी को एक्शन में कैसे बदलें? इसके लिए हमारे अध्ययन सामग्री एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका सुझाती है। इसे हम राजा और प्रजा का रूटीन कह सकते हैं। राजा और प्रजा। हाँ, इसके अनुसार हमें खुद को, यानी उस अति सूक्ष्म आत्मा को एक राजा मानना होगा। और ये मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार और ये पूरा भौतिक शरीर, इसके हाथ, पैर, आंखें, ये सब हमारे नौकर या सेवक हैं। एक तरह से हमें अपना खोया हुआ एडमिन एक्सेस वापस लेना है। बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि एक राजा की प्रजा उसकी बात तभी मानती है जब राजा पूरे आत्मविश्वास और अधिकार के साथ अपने सिंहासन पर बैठा हो। अगर राजा खुद ही डरा हुआ है तो प्रजा मनमानी करेगी। बिल्कुल। इसलिए हमें रोज मानसिक रूप से इस सीट पर बैठना होगा कि मैं इस शरीर रूपी राज्य का मालिक हूँ। इसके लिए नोट्स में एक रोज का टास्क भी दिया गया है जो मुझे बहुत कारगर लगा। इसे हम अपनी सुबह की सेटिंग और रात की चेकिंग कह सकते हैं। हाँ, मॉर्निंग सेटिंग बहुत जरूरी है। सुबह आँख खुलते ही फोन चेक करने से पहले जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें खुद को ये स्पष्ट निर्देश देना है, मैं एक चेतन आत्मा हूँ, मैं इस शरीर का मालिक हूँ, मेरे हाथ, पैर, मेरी आंखें और ये मन, ये सब मेरे सेवक हैं। और आज मैं जो चाहूंगा वही सोचूंगा। एग्जैक्टली। मेरा मन मेरे आदेश के बिना कहीं नहीं भटकेगा। ये तकनीक न खुद को अपनी असली शक्ति याद दिलाने जैसी है। जब हम सुबह सुबह ये पक्का कर लेते हैं कि स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है, तो मन और बुद्धि रूपी सेवक पूरे दिन हमारे आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। फोकस बना रहता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही आती है रात की चेकिंग या खुद का ऑडिट। ये भी उतना ही जरूरी है। वो कैसे करते हैं? सोने से ठीक पहले हमें पूरे दिन का एक मानसिक रिव्यू करना है। खुद से कुछ कड़े सवाल पूछने हैं। क्या आज मेरी आंखों ने वही देखा जो मैं उन्हें दिखाना चाहता था? क्या आज मेरे मुंह ने वही शब्द बोले जो मैं बोलना चाहता था?
या फिर क्या मैं ऑफिस में अपने पुराने बेकाबू संस्कारों के वश में होकर किसी पर चिल्ला गया जिसका मुझे अब पछतावा हो रहा है। हाँ, ये रात का ऑडिट बहुत ही प्रभावशाली टूल है। जब हम रोज रात को ये ईमानदारी से चेकिंग करते हैं ना, तो हम असल में अगले दिन के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट कर रहे होते हैं। रीसेट हो जाता है सिस्टम। धीरे धीरे जो मन और इंद्रियां सालों से बेकाबू थीं, वे आत्मा रूपी राजा के अनुशासन में आने लगती हैं, और यहीं से उन पुराने और नकारात्मक संस्कारों का बदलना शुरू होता है। ये एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल टूल किट है। तो यार, आज हमने इस गहन चर्चा में सच में बहुत कुछ डिकोड किया। बिल्कुल। हमने देखा कि मैं और मेरा के बीच का ये छोटा सा व्याख्यान असल में हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और गहरी पहेली है। हमने सीखा कि हम केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट है। हम एक कॉन्शियस एनर्जी हैं। हाँ, हम उस शरीर को चलाने वाले एक अति सूक्ष्म, शक्तिशाली और अमर प्रकाश बिंदु हैं। तो चर्चा को खत्म करते हुए हम सभी को एक बहुत ही नए और गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। वो क्या है? आज हमने जो कुछ भी गहराई से समझा है उसे आधार बनाकर जरा सोचिए। कल जब हम सड़क पर चलें या अपने ऑफिस जाएं और सामने से आ रहे किसी अजनबी को देखें, तो क्या होगा अगर हम उनके बाहरी रंग, उनके रूप, उनकी पोस्ट या उनके कपड़ों को देखने के बजाय एक पल के लिए ये कल्पना करें कि उस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर भी ठीक हमारी तरह सिर्फ एक छोटी सी रोशनी, एक शांत प्रकाश का बिंदु बैठा है जो उस गाड़ी को चला रहा है। वाकई ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है ना? अगर हम हर इंसान को उस चमकते हुए प्रकाश बिंदु के रूप में देखना शुरू कर दें, तो क्या इससे दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। अगर हर शरीर के अंदर एक शुद्ध और समान आत्मा है, तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन अमीर और कौन गरीब? शायद जिस दिन हम इस नजरिए को अपना लेंगे, तब हम सच में समझ पाएंगे कि असली मैं कौन हूं और असल में मेरा क्या है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली बार एक और नए विषय के साथ।